आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बहस चल रही है और मांग ये है कि अगर दो पुरुष या दो महिलाएं आपस में शादी करें तो उसे कानूनी मान्यता मिले, यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल माना जाए। अब आप फर्ज कीजिए कि आपके घर या फ्लैट के सामने एक परिवार आए और पता चले कि दो पुरुष जो साथ रह रहे हैं या दो महिलाएं वो आपस में ही शादीशुदा हैं, एक पति है और एक पत्नी। आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप चौंकेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे आपका रिश्ता नाता ना ही हो तो अच्छा, बच्चों को उनके बारे में पता ना ही चले तो अच्छा। नागरिक की निजी आज़ादी के नाम पर मानव समाज के रिवाज को इस तरह से बदलने की कोशिश के कितने विध्वंसक नतीजे होंगे, इसका अंदाज़ा शायद कम लोगों को है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें देश के हर आदमी की भागीदारी ज़रूरी है। कारण ये है कि अगर मुट्ठी भर लोगों के लिए देश में परिवार जैसी संस्था या विवाह जैसे संस्कार का मूल चरित्र बदलने का प्रयास किया जाता है और वो सफल हो जाता है, तो वह कई विकृतियां लेकर के आएगा। निजी यौनिकता यानी कि सेक्सुअलिटी, पसंद और वैयक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर एक ऐसी स्वच्छंदता को मंजूरी देने की तैयारी है जो समाज में कई तरह की सेक्सुअल एनार्की पैदा करेगा। यहाँ मेरी राय नहीं है, ये जो कह रहा हूँ ये मेरी नहीं बल्कि देश के आम आदमी की राय है, उसका एतराज़ है। हजारों साल से समाज जिन सिद्धांतों पर चलता रहा है और परिवार की जो परंपरा रही है, देश का आम आदमी उस पर इसको हमला मान रहा है। बिल्कुल नियम ही नहीं, ये तो एक साजिश है कि पृथ्वी से मानव संस्कृति खत्म हो जाए, कि मनुष्य पैदा ही ना हो। ऐसे कैसे पैदा होगा? पहले ही जो प्रजनन है वो कम होता जा रहा है और ये तो उसको और भी कम कर देगा। क्या इसको ये भी अनुमति दे देगा कि हम बंदर से भी विवाह कर लें, बकरी से भी विवाह कर लें, पशुओं से भी विवाह कर लें, उनसे भी विवाह कर लें? ये तो बिल्कुल अप्राकृतिक है, हमारी मानवीय संवेदनाओं से मानव जाति के बिल्कुल विपरीत है और ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले ही दूसरे देशों में, हमारे यहाँ भी ऐसा है कि विवाह के प्रति लोगों विमुख होते जा रहे हैं, उसको रोकना चाहिए। विवाह कम हो रहे हैं और डाइवोर्स भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लड़का और लड़की एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, उसको रोकना भी हम लोगों का कर्तव्य है। इससे सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचा तो खराब होगा ही होगा, साथ के साथ में कानून, जो हमारे प्रचलित कानून है भारत के, उनपे भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, क्योंकि इससे अननेचुरल ऑफेंसेस के जो मामले हैं वो समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक ऐसा मामला है जो देश की सबसे बड़ी अदालत में चल जरूर रहा है, लेकिन इस बारे में हर आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपकी हिस्सेदारी नहीं है, आपकी रायशुमारी नहीं है, तो फिर मुट्ठी भर लोगों के लिए कोई कानून बन जाए और समाज के लिए विध्वंसक साबित हो, यह सही नहीं है। और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए केंद्र सरकार क्या कह रही है कोर्ट में? वो ये कह रही कानून बनाने का अधिकार संसद को है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इससे अलग रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कानून बनाना ही है तो, और कानून बनाने के लिए कोर्ट नहीं है, संसद है। हुआ ये कि देश की अलग अलग अदालतों में समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने की जो अर्जियां डाली गईं, ऐसी 20 अर्जियों को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जो उसकी सुनवाई कर रहा है। इस बेंच में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हन और जस्टिस हिमा कोहली हैं। संविधान पीठ का मतलब ये होता है कि बेंच में कम से कम 5 या उससे अधिक जज होंगे। जब कोई मामला ऐसा होता है कि वह संविधान में मौजूद प्रावधानों की व्याख्या की मांग करता है, तो उसके निपटारे के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है या किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की अर्जी संविधान में नागरिक को जो अधिकार हैं उनके लिहाज से गुंजाइश देखने की मांग करती है।
सवाल ये है कि अगर दो लोग आपस में रहने को सहमत हैं तो क्या जरूरी है कि उनके संबंध को शादी का दर्जा दिया जाए? सुनवाई करने वाली बेंच के जस्टिस नरसिम्हन की राय इसके आसपास दिख रही है। वे कह रहे हैं कि जब हम मान्यता की बात कहते हैं तो यह हमेशा शादी के रूप में मान्यता नहीं हो सकती। मान्यता का मतलब है जो उन्हें कुछ लाभों के लिए हकदार बनाए। ठीक है, बनाइए, लाभ पहुंचाइए, पहुंचाया भी है। आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। यानी कि दो बालिग लोग अगर समलैंगिक संबंध में रहते हैं तो यह उनका अधिकार है, रह सकते हैं। पहले 10 साल तक की सजा थी, मगर अब उन लोगों का दबाव इस बात के लिए होने लगा है कि समलैंगिक लोग विवाह करते हैं तो उस विवाह को भी कानूनी दर्जा मिले जो आम विवाह को मिलता है। केंद्र सरकार कह रही है कि यह परिवार जैसी संस्था के बुनियादी चरित्र में बदलाव होगा और ऐसा नहीं हो सकता। To the personal life, personal activities of anybody. So there should be no confusion or there should be no dilution on this matter. When it comes to an issue related to the institution of marriage, then it is a matter of policy. Personal freedom and personal activities of individuals, of the citizens, are never been questioned, disturbed or regulated by government. मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक ऐसा मसला है जिसमें देश के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। अगर आप समाज, संस्कार, सोच और परंपरा के हामी हैं तो फिर इसमें आपका से होना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है। इस बात को समझना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष समझते हैं और जिरह कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक देश है, इसमें एक एक नागरिक की राय की अहमियत है। सरकार जिस मानसिकता और मनोबल के साथ इस मामले को लेकर के खड़ी दिख रही है वह देश की व्यापक आबादी की आवाज़ है। विवाह एक संस्कार है और परिवार एक संस्था है। इसमें पति, पत्नी, बच्चों या फिर खून के रिश्तों का एक संसार होता है। वहाँ एक अलग तरह का भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक संबंध है जिसकी जगह समलैंगिक संबंधों में बने परिवार कभी नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, 10 तरह के कानूनी पचड़े आएंगे और वे सारे के सारे जो अब तक के कानून हैं उनमें बुनियादी बदलाव की मांग करेंगे, उठापटक करेंगे। मसलन डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का मामला जो होता है पति पत्नी के बीच में होता है, लेकिन यह मामला समलैंगिक लोगों के बीच में हो जाए जो आपस में शादीशुदा हैं तो फिर कौन पति और कौन पत्नी? कानून में तो घरेलू हिंसा से पत्नी को बचाने का प्रावधान है। अब सामने 2 पुरुष हैं या 2 महिलाएं हैं, पुलिस क्या करेगी? किसके खिलाफ और किसके हक में कानून का इस्तेमाल किया जाएगा? पुलिस ही चक्कर खा जाएगी। ये तो छोड़िए, मान लीजिए कि समलैंगिक जोड़ों में नहीं बन रही है और वे तलाक लेना चाहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप देखें तो पति को हर्जाना यानी कॉम्पनसेशन देना होता है। समलैंगिक जोड़ों में कौन देगा? तलाक में ही लफड़ा होगा। जिसको पति माना जाए और जिसको पत्नी माना जाए, ये कौन है? अरे भाई, कानून ने साथ रहने की मान्यता दी है, अपराध जो था उसको अधिकार में तब्दील कर दिया है। आराम से रहिए। मगर जब आप विवाह को कानूनी मान्यता की लड़ाई लड़ेंगे देने की, तो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं बल्कि मैरिज एक्ट में भी बहुत उठापटक होगी। आप सुनिए इसको और समझिए। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिलती है और माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच इस मसले पर निर्णय देती है कि 2 मेल और 2 फीमेल या LGBTQIA का कोई भी व्यक्ति आपस में कंसेंटेड शादी कर सकता है, उसको कानूनी मान्यता मिलती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक मैन और वुमन के बीच में आता है। सबसे पहले मैन कौन होगा, वुमेन कौन होगा, उसकी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, जब कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की बात आएगी तो कस्टडी किसके पास जाएगी ये भी उसमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भारत के कानून के मुताबिक अगर हम देखें तो माइनर की कस्टडी मूलतः माँ के पास रहती है। परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस जो देने की बात होगी वो कौन किससे क्लेम करेगा, इस बात पर भी जो है कानून बनाना पड़ेगा।
एलिमनी पेंडेंट लाइट कहाँ जाएगी, किसको दिया जाएगा, कौन उसके लिए हकदार होगा, इस पर भी उसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स कैसे कंडक्ट होंगी, किसके बीच में कंडक्ट होंगी, इस पर भी जो है उस पर चेंज करना पड़ेगा। कोर्ट की जो डिक्रीज होंगी, वो डिक्रीज में मैन और वुमेन को किसको कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी होगा। अगर पर्सन्स मान लीजिए करते हैं तो पूरे स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा। और रीमैरिज जो डाइवोर्स पर्सन की होगी उसको कैसे डिसाइड करेंगे। सुना ना आपने, विवाह, तलाक, हर्जाना, गुजारा भत्ता, एडॉप्शन, सारे लफड़े हैं। एक बना बनाया कानून है जिसके जरिए सभी धर्मों को लेकर के यह समाज, देश चल रहा है। उसमें एक तबके की हिस्सेदारी के लिए आप इस पूरे को उलटफेर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DI चंद्रचूड़ इस बात पर जोर देते रहे हैं कि समलैंगिकों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कोई नहीं कर रहा है, वे आज भी समाज में हैं और बेहतर तरीके से रह रहे हैं। जस्टिस भट्ट की राय यह है कि मान्यता कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें लाभ मिले। अब यह समाज को डिफाइन करना जरूरी है, और लाभ को, कि लाभ क्या। किसी भी सभ्य समाज में एक व्यक्ति की निजता, पसंद और वैयक्तिक स्वतंत्रता को पूरी जगह मिलनी चाहिए। भारत के समाज और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है, लेकिन उस स्वीकृति को आधार बनाकर समाज के समूचे ताने बाने और परंपरा की मौलिकता को ही बदलने की कोशिश अगर की जाती है तो सवाल होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट का कानून भी इसीलिए है कि अलग अलग मतों या धर्मों के लोग आपस में शादी करते हैं तो उसको कानूनी मान्यता दी जाए, लेकिन पुरुष और स्त्री के बीच विवाह को ही कानूनी मान्यता मिलती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी समाज अगर उस तरह की शादी को, जो अलग अलग धर्मों के या मतों के लोगों के बीच में है, मान्यता नहीं देता है तो कानून उस पर मुहर लगाता है। मगर वहां भी व्यवस्था पुरुष और महिला के लिए, यानी कि इस तरह की शादियों को मान्यता देने का कानून नहीं है। इसलिए कानून बनाना होगा, और सरकार यही कह रही है कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। संस्कार है। अब इसके बाद अगर हम पर्सनल लॉज की भी बात करते हैं तो पर्सनल लॉ जो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुआ, उसमें भी मैन और वुमेन के बीच में मैरिज को मान्यता नहीं मिलती, भले ही वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। तो ये भी है, तो इसको भी लेजिस्लेचर के विजडम पर छोड़ना चाहिए। अब एक बात आती है सेक्शन 377 जो भारतीय दंड संहिता की है, जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो निश्चित तौर पर कंसेंटेड रिलेशनशिप दो एडल्ट्स के बीच में, उसके बीच में कोई पुलिस का या किसी अपराध का होने के घटित करने की बात नहीं, क्योंकि वो कंसेंटेड एडल्ट्स हैं। उसको डीक्रिमिनलाइज करना और शादी को मान्यता देना, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। राइट टू लिव विद डिग्निटी, नवतेज सिंह जेहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज करते हुए कहा कि दो इंडिविजुअल्स आपस में डिग्निटी के साथ रह सकते हैं, और वहां पर जो है कोई भी कानून या सरकार या राज्य जो है उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पहले भी जस्टिस KS पुत्तुस्वामी के केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानते हुए माननीय अदालत ने निर्णय दिया था। तो ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन ऐसा है कि इन सब बातों को डिसाइड करते हुए LGBTQI कम्युनिटी के जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी बहनें, उन सबको राइट देने का काम पार्लियामेंट के विजडम पर छोड़ना चाहिए, और पार्लियामेंट को इसमें कानून बनाना चाहिए। पार्लियामेंट के विजडम पर छोड़ना चाहिए, सरकार भी यही कह रही है। अगर कानून बनाने की जरूरत महसूस होगी तो संसद का काम है, लेकिन महसूस होना चाहिए। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो लगभग हफ्ते भर से सुप्रीम कोर्ट में बहस के तौर पर चल रही। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की तरफ से जो मुकुल रोहतगी हैं उनके मुकाबले में खड़ा होकर के और अपनी दलीलें दे रहे हैं। तर्क: तुषार मेहता ने विवाह के अंदर बलात्कार का मुद्दा उठाया और कहा कि कानून के मुताबिक एक पुरुष ही महिला का बलात्कार कर सकता है, यही कानून हमारा है। कानून में कौन कर सकता है और उसका शिकार कौन होगा यह तय है, लेकिन अगर समलैंगिक संबंध में जो लोग रह रहे हैं या विवाह में रह रहे हैं, उनके बीच में कैसे तय होगा किसने किसका बलात्कार किया। अप्राकृतिक संबंधों में अगर कुछ ऐसा था तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, यानी कि 377 यानी कि अनैतिक अप्राकृतिक संबंध
जो पहले अपराध था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2018 में कहा कि नहीं, यह अपराध नहीं है, ये लोगों का निजी अधिकार है, अगर चाहते हैं साथ में रहना तो रहें। अब उसमें अगर बलात्कार होता है तो कानूनी नहीं। अब यही बात सरकार कह रही है। मुकुल रोहतगी ने एक दलील ये दी कि पति या पत्नी जैसे शब्दों की जगह जीवन साथी यानी कि स्पाउस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो लोग जो सेम सेक्स मैरिज की पैरवी करते हैं उनकी तरफ से, और अगर ऐसा किया जाता है कि स्पाउस का इस्तेमाल किया जाता है तो आसानी हो जाएगी और संविधान में समानता का जो अधिकार है उसकी भी रक्षा हो सकेगी। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून में ये प्रावधान है कि महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आप ये बताइए कि स्पाउस का अगर आपने इस्तेमाल कर भी लिया तो महिला कौन है? ये दो शादीशुदा पुरुषों या महिलाओं के बीच में तय कैसे होगा? किसकी गिरफ्तारी शाम के बाद नहीं होगी और किसकी होगी? कौन पति कौन पत्नी? कानून के सामने घनचक्कर है ये, पेंच एक नहीं है। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल डिग्निटी, प्रिवेसी और लीगल वैलिडिटी का जीवन देने का जो मानवीय सवाल है उस पर विचार कर रहा है, ठीक है, दलीलें भी सुन रहा है, मगर इसमें इतने पेंच हैं कि मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ दोनों में कुछ नहीं तो 160 से ज़्यादा कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। अब कुछ बहसें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई उनको आपके सामने में रखता हूँ। तुषार मेहता यानी कि जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि अगर समलैंगिक जोड़े में से एक साथी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा साथी परिवार से यह दावा करता है कि वह रिश्ते में बहू है, यानी कि जो आदमी मरा उसकी बीवी है, तो क्या होगा? जो पत्नी है उसको पति की जायदाद मिलेगी, यह तो कानून कहता है। लेकिन इस रिश्ते में कौन पति है? जो मर गया वो पति था या जो जिंदा है वो पति है? कौन तय करेगा? और पत्नी का हक किसको जाएगा? कोई अदालत नहीं है जो इस पर फैसला ले सके, और यह बात सरकार की तरफ से बिल्कुल सही फरमाई जा रही है। इस पर जस्टिस एस कौल ने कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि इन सभी प्रावधानों में समलैंगिक विवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनों में उचित बदलाव किए जाएं तो सब कुछ हो सकता है? तुषार मेहता ने कहा, यह व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि कानून कहता है कि पति के मर जाने के बाद विरासत उसकी विधवा को मिलेगी। यह हर मामले में अलग अलग यानी कि मामला दर मामला अलग नहीं हो सकता है। नियम और कानून तो एक ही है और उसी के आधार पर चलेगा। अब जो सरकार कह रही है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। सरकार ने यह कहा कि पति पत्नी में तो तय है कि पत्नी कौन, उसका हक क्या, उसकी सुरक्षा कैसी, लेकिन सीता गीता आ गई तो पति पत्नी अलग अलग, अब उसमें तय है कि ये पति ये पत्नी। रेशमा रिजवाना आ गई तो उसमें पति पत्नी अलग अलग। संजय अब्राहम आ गए तो वहां अलग अलग। कोई एक पैमाना होगा ना पति पत्नी का, लेकिन यहां है नहीं। और अभी जो पति है वह कानूनी लड़ाई के दौरान खुद भी अपने आप को पति माने और सारा हर्जाना भरे, यह कैसे तय होगा? यह कैसे निश्चित हो? केंद्र सरकार की तरफ से एक और बात कही गई, और वो ये कि अगर गोद लिए बच्चे की कस्टडी एक मां के पास जाती है तो देखना होगा कि मां कौन है। मां वह होगी जिसे हम समझते हैं और कानून ने जो बताया है। मगर दो महिलाएं या दो पुरुष हैं तो फिर कोर्ट की कस्टडी, जो कोर्ट देगा कस्टडी, वो किसको देगा बच्चे की? सिर्फ मैरिज ही आकर के पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता। तो जब मैरिज हो जाएगी उसके बाद जो उसमें डिवोर्स अगर होता है, मैरिज में सेपरेशन के लिए अगर पार्टीज जाती हैं तो कौन से डाइवोर्स लॉ से वो गवर्न करेंगे, और अगर उस मैरिज से अगर वो अडॉप्शन को राइट्स उनको मिल जाते हैं, अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके बाद अगर उनका कोई सेपरेशन हो रहा है तो फिर हु विल बी द फादर एंड हु विल बी द मदर, हु विल डिसाइड दैट इशू कि कौन मदर है कौन फादर है, किसको कस्टडी राइट्स मिलेंगे। क्योंकि जो चाइल्ड कस्टडी राइट्स में भी क्लियरली मेंशन्ड है कि फादर और मदर के क्या राइट्स होंगे, कौन नेचुरल गार्जियन होगा, कौन नेचुरल गार्जियन नहीं है, तो उसमें कौन नेचुरल गार्जियन होगा, कौन फादर होगा, कौन मदर होगा। और अगर डोमेस्टिक वायलेंस, कोई अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह के केसेस हैं, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो सेक्सुअल असॉल्ट है, जो विमेन के केसेस, जो विमेंस के राइट्स है, तो उसमें हु विल डिसाइड कौन वुमेन है कौन मैन है।
तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इश्यूज रेज होंगे, जो डेफिनेटली देखना होगा कि कौन उसमें जो है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस में कौन जो है फीमेल है, कौन जाकर के केस फाइल कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो बहुत सारे इसमें ऐसे इश्यूज हैं जो डेफिनेटली अराइज होंगे अगर सेम सेक्स को मान्यता मिल जाती है। मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं उसको सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से वैलिडेट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको इस बात का यकीन हो कि ये मामला कितना पचड़ा भरा है। बहुत लफड़े हैं इसमें। कानून पचड़ों को तो जो कानूनी है उनको छोड़िए, समाज में स्थितियां बनेंगी वह कितनी विध्वंसक होंगी इसका अंदाजा लगाइए। आज आप दो समान सेक्स के लोगों की शादी की वैधता मांग रहे हैं, कल आप उसी निजी आज़ादी और चुनने के अधिकार का हवाला देकर के उन लोगों के विवाह को स्वीकृति देने की पैरवी करेंगे जिनके बीच विवाह निषिद्ध है, मना है। कहने का मतलब ये है कि परंपरा और समाज जिन संबंधों में विवाह की मनाही करते हैं, कल आप उन संबंधों में भी विवाह को सही ठहराएंगे। ये क्या ठीक है? स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता का अपना एक दायरा होता है। कुदरत ने भी जीवन को अपने तरीके से बनाया है। जीने के नाम पर आप इस तरह के हालात बनाना चाहते हैं कि बाद में जीने की स्थितियां ही खतरे में आ जाएं। केंद्र सरकार बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्क को रख रही है और वह बार बार यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह संविधान अधिकारों की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि नए सिरे से कानून बनाने का मामला है। लिहाजा कोर्ट इससे पीछे हटे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा कि आप ये बताइए, अगर समान लैंगिकता के समलैंगिक जोड़े में से किसी एक ने आत्महत्या कर ली और उसे उकसाने के लिए दूसरे की गिरफ्तारी करनी है, तो यह कैसे तय होगा कि उसे पुरुष की तरह माना जाए या स्त्री की तरह? तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध करते हुए यह भी कहा, यह एक सामाजिक मुद्दा है, अदालत को इसे विचार करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट एक जटिल मुद्दे को देख रहा है, इस मुद्दे का गहरा सामाजिक प्रभाव है। मूल प्रश्न ये है कि इस बारे में फैसला कौन करेगा कि विवाह क्या होता है और किन के बीच होता है। ऐसे में संभव है कि एक राज्य इसके पक्ष में कानून बना दे और दूसरा इसके खिलाफ। ऐसे में अदालत को इससे दूर रहना चाहिए। यह सरकार का पक्ष है सुप्रीम कोर्ट के सामने, या यूं कहिए कि सरकार ने नसीहत रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। भारत अपनी परंपरा, रीति रिवाज, सोच, संस्कार से चलने वाला पुरातन देश है। जो लोग समलैंगिकता का समर्थन करते हैं वे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे तमाम देशों का उदाहरण देते हैं। 34 देशों में इसको मान्यता है। उन देशों की आचार व्यवहार संस्कार और हमारे आचार व्यवहार संस्कार में बहुत अंतर है। पहाड़ों पर एयर कंडीशनर जो होता है वो नहीं बिकता है और रेगिस्तान में बरसात से बचने के लिए छाते की ज़रूरत नहीं होती। हर जगह हर नियम लागू नहीं हो सकता है। आपको थोड़ी देर के लिए यह बता दूं कि निजी आज़ादी और निजता या यौन स्वतंत्रता के नाम पर सेम सेक्स मैरिज का रोग कहाँ से शुरू हुआ। यह डेनमार्क से आया। डेनमार्क दुनिया का पहला देश जिसने समलैंगिक जोड़ों को सबसे पहले कानूनी मान्यता दी थी। वहाँ समलैंगिक जोड़ों को घरेलू पार्टनर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने को मंजूरी दी गई। 6 अक्टूबर 1989 6 समलैंगिक जोड़ों ने डोमेस्टिक पार्टनर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे जोड़ों को कई सारे अधिकार मिले, लेकिन अभी यहाँ एक पेंच था, यह विवाह नहीं था, न उसके बराबर के अधिकार थे। अभी भी उन्हें बच्चे को गोद लेने या ज्वाइंट कस्टडी लेने का अधिकार नहीं था। इसके 11 साल बाद सन 2000 में नीदरलैंड ने एक कानून बनाया जिसे LGBT+ समुदाय के लिए दुनिया में बड़ी सफलता के रूप में देखा गया। नीदरलैंड की संसद ने 2000 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एक विधेयक पास किया। इसके तहत समलैंगिक जोड़ों को शादी करने, तलाक लेने और बच्चे को गोद लेने का अधिकार दिया गया। डच संसद ने पुराने कानून में बस एक वाक्य बदलकर इस काम को किया था। उसमें यह कहा गया कि विवाह एक अलग या समान लिंग के दो लोगों के बीच किया जाता है। 1 अप्रैल 2001 में यह कानून लागू हुआ। इसके साथ ही नीदरलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी।
उस समय एम्स्टर्डम के मेयर ने शादी पर बधाई देते हुए जोड़ों से कहा था कि आज आपके पास खुश होने के लिए 2 वजह हैं। आप अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं, साथ ही आप अपने शादी के अधिकार का भी जश्न मना रहे हैं। डेनमार्क ने साल 2012 में समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का अधिकार दिया। यह उन 34 देशों में से कुछ देशों का उदाहरण मैंने आपके सामने रखा जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता है। उन देशों के नाम पर या उन जैसे कुछ देशों का हवाला देकर के भारत में समलैंगिक विवाह संभव नहीं हो सकता है। हमारे सामान्य विवाह अधिनियम है, उसमें क्या क्या बदलाव होंगे और क्या क्या अड़चनें आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो बदलाव और अड़चन आएगी वो उनकी एज को लेकर के आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में तो डिफाइंड है कि एक एडल्ट पर्सन कौन है, अबव 18 जो भी हैं वो सब एडल्ट पर्सन में काउंट होते हैं। लेकिन मैरिज को लेकर के हमारे यहाँ पर एक एज डिफाइन है कि फॉर अ ब्राइड इट इज़ 18 एंड फॉर ब्राइड ग्रूम इट इज़ 21। कुल मिलाकर आप इतना समझिए कि जैसे संविधान को बदला नहीं जा सकता है, वैसे ही शादी के मूल विचार को भी नहीं बदला जा सकता। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए जाने पर सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यह भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ है। केंद्र सरकार की इन बातों में दम है और समाज को, परंपरा को, परिवार जैसी संस्थाओं को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाना चाहिए। यह सिर्फ अदालतों का काम नहीं है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। यह आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी अधिकार है और इस बड़े मामले पर, बड़े मुद्दे पर आपकी अपनी समझ और आपका अपना फैसला बहुत ज़रूरी है। और सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।